ठीक है, तो सारे बीपीएससी एस्पिरेंट ही हैं, है ना? सब लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब आप लोग को जैसे ठीक है, तो हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारे बीपीएससी स्टूडेंट ही होंगे। तो आप लोग का कैसा चल रहा है तैयारी? कितने लोग यहाँ पटना वाले हैं और कितने लोग आउटसाइडर हैं? मैम मैं मोतिहारी से हूँ। ओके ओके, ऑलमोस्ट। हेलो मैम। कोई है क्या पटना वाला? हम तो पूर्णिया से मैम। ओके पटना से ओके, तो है, हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? कोविड के टाइम में अब सब कुछ तो बंद ही होगा या ऑनलाइन ही सिस्टम रह जाएगा पढ़ाई का? कैसे चल रही है? अभी तक तो 2 बार बीपीएससी लग रहा है, मतलब कि एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन ही हो गया ना, अप्रैल में कहीं होगा। जिनको बोलना होगा ना उसी टाइम में आप लोग अनम्यूट करिएगा, अनलेस बंद ही रखिए। तो 2 बार ऑलरेडी हम लोग देख लिए कि एग्जामिनेशन होने ही वाला था, अभी तो जनवरी में होने ही वाला था और फिर से एक्सटेंड हो गया है। और जैसे कोविड का केसेस राइज कर रहा है तो लग रहा है कि अप्रैल क्या मई जून भी जा सकता है ना? तो एक राउंड तो प्रिपरेशन हम लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कर लिए हैं, लेकिन अब क्या है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स जो हम लोग जैसे देखते हैं, तो सबसे ज्यादा जो हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है वो है करंट अफेयर्स। तो अभी नया 6 महीना का करंट अफेयर्स फिर आप लोग को डेली अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट ही करना चाहिए, रिवाइज करना ही चाहिए। और क्या क्या स्ट्रैटेजी आप लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? अपना अपना बोलिए, कोई लोग अपना अनम्यूट करके आप लोग इंटरेक्ट कीजिए, इंटरेक्टिव सेशन नहीं है। मैम मेरा तो जो है ना फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्ट ही मैंने किया है। मैंने व्हाट्सएप पे आपसे बात भी किया था एक बार, कुछ दिन पहले हुई थी बात, 5-7 दिन पहले। एक्चुअली मेरा जो अभी ये लास्ट ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का। ओके ओके, और मेरा तो अभी स्टार्टिंग ही है, मैं अभी एक बार भी एग्जाम नहीं दिए हैं इसका। हाँ, जो नए तो हैं उनके लिए तो जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उन लोग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जो लोग एग्जामिनेशन क्रैक भी कर लेते हैं वो लोग भी देते हैं बीपीएससी अपना रैंक इम्प्रूवमेंट एंड ऑल के लिए। तो नए लोगों को तो बहुत फाउंडेशन से और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते निकलते रहना है। बाकी आपको करंट अफेयर्स है जो डेली कंप्लीट ही कर लीजिएगा तो ही अच्छा होगा। ये नहीं कि कंपाइल कर रहे हैं और लास्ट में एंड में हम लोग जनवरी कर रहे हैं फिर फेब कर रहे हैं, ऐसे नहीं। डेली डेली करा कीजिए जो नए वाले हैं। और बाकी यहाँ पे कोई है जो पहले दिए हुए हैं बीपीएससी का एग्जाम? जी हाँ मैम। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी है, क्या कर रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल हिस्ट्री और बिहार और साइंस, रात के समय में करेंट 4 चीज लेकर के चल रहे हैं। बिहार और साइंस, हाँ ठीक है। ये सब तो हाँ, ये सब तो ज्यादा वेटेज वाली चीजें हैं ही। ठीक है, तो आपका मतलब यही कि क्या कैसे किस तरीके से कहीं पे इन्वॉल्व है, कहीं कोर्स लिए हुए हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? इसके पहले भी हम 3 बार दिए हैं, 3 बार मेंस लिखे हुए हैं। ओके ओके, और इसके पहले मेंस में आपसे लिए मेंस में इनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हमारे साथ हैं ज्योत्सना मैम, और इनका ये फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था और फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में इनको रैंक 303 आया हुआ। पहले भी आप लोग अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो देखते ही रहते होंगे, ये आके अपना कुछ अपना हेल्प करते ही रहती हैं स्टूडेंट को। तो आज भी ये आई हैं। तो ये तो सीरियस इशू है जो 3 बार मेंस लिखे हुए हैं। और हाँ, तो आप अपना कुछ क्वेरी है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। हाँ, so thank you Neha for a good introduction. I think चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। आई एम ज्योत्सना और 64th मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे रैंक 303 मिला और लेवल 9 का पोजीशन है। अभी प्रेजेंटली मैं प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में काम कर रही हूँ। मेरे को हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट मिला है। उसके अलावा मेरा 65th में भी सिलेक्शन हुआ और 65th में मेरी 118 रैंक थी। उसमें जो है सब इलेक्शन ऑफिसर मिला है।
तो 65th मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और काफी रैंक इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था उसमें भी कोई एक किन्हीं को मेंस में प्रॉब्लम हुई थी, तो 64th में मेरे पेपर 1 में 170 मार्क्स थे और 65th में मेरे पेपर 2 में 172 मार्क्स थे। 64th में मेरे जो है पेपर 2 में थोड़े कम थे, 130 थे। तो एक साल के अंतर में, मतलब 64 से 65 में ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का मैंने इम्प्रूवमेंट किया था पेपर 2 में। तो अगर किसी को इसमें मेंस में दिक्कत है और आप प्रीलिम्स कंटिन्यूसली क्लियर कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको आंसर राइटिंग पे काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर हैं। और डेफिनेटली आप शायद फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो जाता, फाइनल कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाती, अगर आपका थोड़ा सा आंसर राइटिंग बेटर रहता तो। सो एज आई थिंक जो लोग नए हैं तो उनको एक क्वेरी जो मेरे को हमेशा लोग पूछते हैं कि मैम तैयारी कैसे करें। तो और ये मेरे से जो है अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम तैयारी हम कैसे शुरू करें, और कितना कम पीरियड भी है कि वॉइस इको ओके, थैंक यू। सो कम टाइम पीरियड में भी तैयारी कैसे करें, ये एक हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो इसको लेकर के मैं नेहा से काफी टाइम से, नेहा मैम से काफी टाइम से मैं बात कर रही थी। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग मैंने की थी दिसंबर में, उसके बाद थोड़ा टाइम सेटअप करने में मुझे लगा। और दिसंबर में भी हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि हम लोग जो है एक बैच चलाते हैं, या फिर कुछ ऐसा हम लोग जो है एक हेल्प के रूप में बच्चों की कुछ लेक्चर्स दें या कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह दें। कुछ चीजें बहुत नॉमिनल चार्जेस पे होंगी और कुछ चीजें फ्री होंगी आपको, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूं। इनफैक्ट देखिए, एज अ ऑफिसर मेरा जो भी जितना भी टाइम मैं दे पाऊंगी, ये आप लोगों की हेल्प के लिए होगा। इट वुड बी, मोस्ट ऑफ इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट हाँ मैम चीजें जो है अरेंज करेंगी तो इनको सेटअप कॉस्ट थोड़ा पड़ेगा, बट इट विल बी वेरी नॉमिनल। तो जो आप जो मेंस वाले हैं, मेंस वालों को मैं थोड़ा देर में आऊंगी। जो प्रीलिम्स वाले हैं, एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि हम क्या पढ़ें। तो इनफैक्ट अगर आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे आपने, आप अगर आपने फॉर्म भरा है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड आइडिया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, एटलीस्ट आपने सिलेबस देखा होगा। तो मेरा सबसे पहला आपको यही सजेशन होगा कि आप सिलेबस को एक बार आज दोबारा देखें। और मैं यूपीएससी के टाइम पे भी मैंने यही बोला था, और अभी बीपीएससी के टाइम पे भी मैं यही बोल रही हूँ। कुछ भी आपको अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उसका सबसे इजी तरीका होता है प्रैक्टिस। अगर आपका बहुत अच्छे भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री आती है, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो चांसेस आर एग्जाम रूम में आप उसको गलत करके आ सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे आंसर पता होता है और बिकॉज अगर मैंने इनएडिक्वेट प्रैक्टिस की है तो चीजें मेरे से भी गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहला एक टेक अवे होगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रीलिम्स के लिए नॉर्मली मेरे से जो भी लोग बात करते हैं तो मैं उनको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि टेस्ट सीरीज आप लगाइए। तो इवन बीपीएससी के टाइम पे भी, स्पेशली देखिए 64th के टाइम पे मैंने बहुत अनसीरियस अटेम्प्ट किया था, बट 65th के टाइम पे मेरा एक जो है सीरियस अटेम्प्ट था। तो 64th के टाइम पर मुझे उस वक्त इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कौन कौन से अच्छे टेस्ट सीरीज हैं, बट नेहा जी ने मेरे को कुछ सजेशंस दिए थे, और उसके बेसिस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, कुछ चीजों की तैयारी की थी, फिर उसके नोट्स बना करके कंपाइल करके मैंने इनको दिए हुए हैं, जो आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपके साथ शेयर करेंगे। 64 और 65 की जो मैंने तैयारी की थी। तो फर्स्ट सजेशन वुड बी कि टेस्ट सीरीज लगाइए। अगर टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में आप तैयारी कीजिए इंस्टेड ऑफ डूइंग, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम है। तो अब पूरा जो है पढ़ने की जगह मेरा सबसे पहला टेक अवे ये होगा कि आप एमसीक्यू फॉर्मेट में आप तैयारी करें, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स का भी काफी हाई कट ऑफ जा रहा है। बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि तैयारी काफी टाइम से भी कर रहे थे। उनका जो है 1-2 मार्क्स से 66th में और 65th में सिलेक्शन नहीं हो पाया था।
तो उसका रीजन मैं उनको भी बोलती हूँ कि रीजन होता है कि आप इनएडिक्वेट तैयारी करते हैं। तो इनएडिक्वेसी को दूर करने के लिए और आपका जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में ब्रेन की ट्रेनिंग करने के लिए एटलीस्ट अभी से लेकर के आई थिंक मार्च में सुनने में आ रहा था कि एग्जाम होगा, तो अभी आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम मार्च में होगा। बाद में डेट आगे पीछे होगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मार्च तक आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। तो आज से अगर आप देखेंगे एटलीस्ट आपके पास 3 महीने हैं, और इन 3 महीनों में आप एमसीक्यूज की तैयारी कीजिए अगर पॉसिबल है तो। एटलीस्ट आई वुड से, अगर जो मैं नंबर कोट करूंगी तो आपको लगेगा मैम बहुत ज्यादा बोल रही हैं, बट मैंने खुद भी इतने क्वेश्चंस खुद भी प्रिपेयर किए थे, तो 3000 क्वेश्चन कम से कम आपके पर सब्जेक्ट प्रिपेयर होने चाहिए। दैट वुड बी माई टेक अवे। क्योंकि मैंने भी आई थिंक, मुझे जहां तक याद है कि इवन 64th के टाइम पर जब मैंने तैयारी की थी तो कम से कम 500 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के प्रिपेयर किए थे एमसीक्यू फॉर्मेट। और स्टैटिक, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो स्टैटिक भी मैंने काफी जो है प्रिपेयर किया था इन एमसीक्यू फॉर्मेट, और ऑलमोस्ट 3000 क्वेश्चन मैंने हर सब्जेक्ट के किए थे। तो ये और ये मैं अकेले, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं बोल रही हूँ, मेरा काफी इंटरेक्शन और भी लोग जो सिलेक्टेड हैं कैंडिडेट्स उनके साथ हुआ है, और सबका एक ही ये टेक अवे रहा है जो मैंने सीखा, जो मैंने इंटरेक्शन से समझा है कि, और मैंने अपनी लाइफ में भी ये चीज देखा है, क्योंकि 2 बीपीएससी मैंने क्लियर किए हैं, फिर एक यूपीपीसीएस का मैंने एग्जाम क्लियर किया है, और यूपीएससी भी मेंस इंटरव्यू तक मैं गई हूँ। तो यूपीएससी का भी इंटरव्यू मैं दिया था मैंने 2020 का। तो उसके बेसिस पर मैं बता रही हूँ आपको कि जब तक आप एग्जाम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप भूल जाइए कि सिलेक्शन होगा। ये पहला टेक अवे है। और मैम आप ऐड करना चाहेंगे कुछ इसमें? नहीं नहीं, लेकिन एक चीज है ना, जैसे आप लोग ये भी करते हैं, देखिए बहुत कुछ इतना पढ़ लिए होंगे अभी तक, मतलब अभी तक तो हम लोग सोच के चल रहे थे कि जनवरी में एग्जाम है, ठीक है, तो पढ़ लिए होंगे बहुत कुछ, और अब वापस से जब बनाने जाइएगा तो लगेगा कि बहुत मोनोटोनस सा लगेगा कि ये तो आता ही है, ये तो आता ही है, और नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो हम लोगों का स्ट्रेंथ होता है ना, वो वीकनेस बनने लगता है, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा ना, ऐसे एकदम दिल ऐसे चकनाचूर हो जाएगा, 105 गया कट ऑफ और 104 पे आके रह गए। तो ना ऐसा करिए कि ऐसा, मतलब ऐसे प्रिपरेशन करना है कि जो आपका वीकनेस है उसको भी ध्यान देना है, और स्ट्रेंथ को ऐसे नहीं कि मेरा स्ट्रेंथ है, हमको तो आता ही है, हमको तो हिस्ट्री एकदम रटाया हुआ है। ऐसे मेरे साथ हो चुका है। मेरा स्ट्रेंथ हुआ, मतलब ज्योग्राफी में मेरा स्ट्रेंथ हुआ करता था, और ज्योग्राफी पे मैंने बहुत कम ध्यान दिया था एग्जाम्स में, तो ज्योग्राफी मेरा धीरे धीरे जो है डाउन जाने लगा था। फिर जब मैंने सेक्शनल टेस्ट वगैरह दिए तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ज्योग्राफी में मेरा जो है गड़बड़ी हो रही है, तो मेरे को दोबारा से वो पढ़ना पड़ा था। तो ये मैम ये बात बहुत सही बोल रही हैं, क्योंकि जब अगर आप अभी बुक लेकर के बैठेंगे ना, क्योंकि आपने एक बार प्रिपरेशन किया हुआ होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये भी हमें आता है, ये भी हमें आता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ाई करें। आप एमसीक्यू, फॉर एग्जांपल मैंने आज आपको टॉपिक दे दिया, मान लीजिए रॉक्स, ठीक है, तो आज आपने जो है रॉक अपने से पढ़िए, फिर शाम को मान लीजिए मैं आपसे बात करती हूँ इंटरेक्शन, क्योंकि हमारा प्लानिंग ऐसे ही चल रहा है कि हम आपको एक टॉपिक वाइज आपको टारगेट दिया करेंगे डेली बेसिस पर। मॉर्निंग में वो टारगेट आपको दे दिया जाएगा, इवनिंग में 7 बजे, 7 से 8 बजे, 7 मैम के ऑफिशियल आवर्स, मेरे ऑफिशियल आवर्स के बाद, जैसे मैं लौटती हूँ उसके बाद 7 से 8 या 8 से 9 का टाइमिंग रहेगा। तब हम लोग उसका जो है मेन पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, और एमसीक्यू के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे आपका मार्च तक। एंड हर वीक, फॉर एग्जांपल संडे, मतलब क्लासेस आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक चलेंगी, और संडे में आपका जो है टेस्ट हुआ करेगा। तो जो भी हमने डिस्कशन किया था ऑल द वीक अराउंड, तो वो चीज हम जो है संडे में आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। तो ये एक तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं अगले 2 महीने के लिए। मोस्ट ऑफ इट वुड बी, जो डिस्कशंस होंगे वो ऐसे ही क्लोज्ड जूम डिस्कशंस हुआ करेंगे, जिससे कि आप भी अपनी तरफ से पूछ पाएं, आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप लोग इंटरेक्ट कर पाएं। और बाकी जो टेस्ट, प्लस हम लोग ये भी प्लान किए हैं अब की बार, जैसे अभी तक ना इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता था, मैम के पास भी नहीं होता था कि हम लोग
एकदम ऐसे डेडिकेट होके कर पाए। लेकिन अभी हम लोगों का ये प्लान है ना कि हम लोग कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ही लेंगे, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले पाएंगे, हम लोग नहीं अकोमोडेट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो लोग रहेंगे इस ग्रुप में उन पे बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होके हम लोग ऐसे अपना ये आज हम लोग करेंगे। यही प्लानिंग कर रहे थे। अभी मैं जैसे ऑफिस से आई, आज एक्चुअली मेरी ऑफिस ड्यूटी आज भी थी, जेल का इंस्पेक्शन होना था, तो इसलिए मैं अभी ऑफिस से आने, इसीलिए आपका टाइम भी थोड़ा शिफ्ट हुआ था। तो ऑफिस से आते ही हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे और पूरा हम लोगों ने अपनी तरफ से टाइम टेबल सेट कर लिया है कि हमको किस दिन देना है। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक आपको जो है कंप्लीट वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो या फिर आपका जो है हम लोग आगे पीछे करें या आपको जो है टाइम ना दें, तो डिसिप्लिन मैनर में वो चलेगा। बाकी आप लोगों का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये एक जो लोग नहीं भी जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैं आपको टिप बता रही हूँ कि देखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि 67th में आई थिंक हम मेरे साथ जितने भी बैचमेट्स हैं ज्यादातर सभी जो है लेवल 9 है, मतलब कि हम लोग सब SDM लेवल की रैंक पे अभी हम काम कर रहे हैं। फिर भी मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं जो सिलेक्टेड हैं, और अगर आप 64th का रिजल्ट उठा के देखेंगे तो 90 रैंक, 123 रैंक और 124 रैंक के लोग भी सब प्रोबेशन ऑफिसर में गए हैं। हाई रैंकर्स ही प्रोबेशन ऑफिसर बने हैं और मैक्सिमम दोबारा अपीयर कर रहे हैं 67th के लिए। तो आपका लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है। बहुत सारे लोग जिनका यूपी, जो अभी मेरे साथ जो बैचमेट्स हैं उनमें से एक MBBS डॉक्टर हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया प्रोबेशन सर्विसेज, 2 IITians हैं और जिन्होंने प्रोबेशन सर्विस ज्वाइन किया है। एक रैंक होल्डर थी अपने टाइम में, अदिता नाम है उसका, शी वाज रैंक होल्डर CBSE बोर्ड की। और बहुत सारे लोग UPSC की तैयारी करने वाले लोग हैं जो कि BPSC भी देते हैं साथ में एज अ बाय ऑप्शन, एज अ सेकेंड ऑप्शन। तो आपका जो कंपटीशन लेवल है इट्स वेरी हाई। अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्लेसेंसी भी दिखाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव है कि देखिए, ये तो मैम ने बता दिया कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ऑलरेडी पोस्टेड है, वो लोग भी एग्जाम देंगे, बट उन लोगों के पास ऑफिशियल ड्यूटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं या फिर जो लोग पार्टिसिपेंट हैं, उन लोगों के पास अपना 24 घंटा है, कहाँ पे अपना टाइम देना है, कितना चीज को रिवाइज करना है। तो आप लोगों के पास भी ऐसा नहीं है कि अरे वो तो रैंकर है और वही एग्जाम देने आ रहा है तो हम लोगों का कैसे होगा। आप लोगों के पास ज्यादा टाइम है, आप अच्छे से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीज से घबराना नहीं है कि कोई, ये चीजें हर साल होती हैं, ऐसा मैंने भी नहीं सोचा था 64th में। इनफैक्ट 64th में जब मैंने एग्जाम दिया था तो बहुत एक कैजुअल होकर के एग्जामिनेशन मैंने अपीयर किया था। उसके बाद 65th में, इसीलिए मैंने आपको अपने मार्क्स पहले बताए कि कहाँ मैंने 40 मार्क्स का जंप लिया GS पेपर 2 में, बिकॉज 65th मैंने बहुत डेडिकेट होकर के एक प्रॉपर तैयारी के साथ किया था। 64th में भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल बिना तैयारी के आ गई थी। हाँ, मेरा एक बैकग्राउंड था क्योंकि मैं UPSC प्रिपरेशन कर रही थी, तो स्टैटिक पार्ट मेरा अच्छा था। MCQ जो सब्जेक्ट्स के थे वो मैंने अच्छे से करे हुए थे, एंड इवन बिहार का करंट अफेयर्स मैंने अच्छे से किया था। लास्ट के 15 दिन मैंने बिहार का ही करंट अफेयर्स किया था, और कुछ मेरे को टेस्ट सीरीज वहां पे जो भी मिल पाई थी वो टेस्ट सीरीज भी मैंने लगाई थी। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल मैंने कोई तैयारी के बिना किया, बट हाँ, एक जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन था 64 और 65 में, वो डिफरेंस था। 65 में क्योंकि मैं 64 दे चुकी थी तो मैं स्ट्रैटेजी बना करके मैंने 65 का प्रिपरेशन किया था। दैट इज माई टेक अवे। देखिए, जो भी मेरा प्रिपरेशन थ्रू आउट रहा है उसमें मैंने कुछ गलतियां की और उसके बाद मैंने कुछ लेसन सीखे हैं। पहली गलती मैंने ये की थी कि बहुत सारा मटेरियल पढ़ लेना, सबकी बात सुन के जो है सबसे इधर उधर का सुनते रहना, ज्यादा टाइम जो है लोगों से सलाह लेने में करना और स्ट्रेटेजाइज ना करना, ये मैं गलती कर चुकी हूँ। तो इस तरह की गलती आप लोग ना करें। बाय नाउ आपको पता चल चुका होगा कि कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है। तो ये सब आप इसके बेसिस पर आप अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बनाएं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो मेरे ही वर्ड को आप फाइनल मान लें। आपको अपनी अभी तक वीकनेसेस पता चल चुकी होंगी और आपको अपने स्ट्रेंथ पता चल चुके होंगे। अपनी स्ट्रेंथ को आपको ओवर प्ले करना है और अपनी वीकनेसेस को आपको अंडर प्ले करना है। और सबसे बड़ी वीकनेस जो एक BPSC में रह जाती है, जो कि एक
बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैम ई ऑप्शन दे रखा है, तो अब ई के चक्कर में जो है बहुत सारे लोग गड़बड़ी कर देते हैं। पहला, आप कुछ भी करिए तैयारी करने से पहले, जो भी मैं भी आपको बोलूं, उसके अलावा भी 38 से लेकर के और 66 तक के सारे पेपर, 66 के 2 पेपर हुए थे, एक री एग्जाम हुआ था कुछ सेंटर्स का, और एक जो है सभी बच्चों के लिए हुआ था। तो 38 से लेकर के 66 तक के सारे पेपर्स आप एक बार खुद भी सॉल्व करिए अपने लेवल से, तब आपको थोड़ा पता चलेगा कि आपको कितना आता है, और वो आप खुद ही देखेंगे, एक पैटर्न आपके सामने क्लियर होता चला जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रिपीटेशन होता है, तो वो चीज भी आप तैयारी कीजिए। अदर देन वॉट एवर आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा उसके लिए भी आप टाइम निकालिए, और करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आपको आता होगा तो सीधे आपके मार्क्स बनेंगे, और नहीं आता होगा तो आपको सीधे जो है वो वहां से मार्क्स आपके जाएंगे। तो करंट अफेयर्स कैन मेक योर चांसेस, और इट कैन ब्रेक योर चांसेस, क्योंकि हर साल आप देखेंगे वेटेज करंट अफेयर्स का बढ़ता जा रहा है। 40 क्वेश्चंस तक करंट अफेयर्स के आए हैं, विच इज अ बिग चंक। कम से कम 40 में से आपके 20 जो है ठीक होने चाहिए, एटलीस्ट ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ठीक है। तो अब हम लोग कुछ क्वेरी ले लेते हैं ना। हाँ, कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम अगर जिनको आ रहा है कहीं कुछ एरियाज, आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, तैयारी करने में हैंड रेज करके आप अपने आप अनम्यूट करके पूछेगा, सब लोग एक साथ मत पूछेगा प्लीज। या आशीष पूछिए। Yeah, good evening, ma'am. I have already written the 66 mains here. So regarding that, what is it like? When can we expect? आशीष, कैन यू बी लाउड? आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। Yeah, good evening. गुड इवनिंग। आशीष कैन यू बी लाउड प्लीज? यू सेड कि आपने मेन लिखा है, उसके बाद आपने क्या बोला? Yeah, so asking ki when can we expect the result for this 66 mains? मेरा में 1 mark रिजल्ट कब आएगा? 66 का रिजल्ट, देखिए रिजल्ट पे हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते हैं, दैट इज बियॉन्ड मी, एंड इट शुड नॉट बी राइट कि मैं रिजल्ट पे स्पेकुलेशन करूं। आंसर राइटिंग आपको जो है, जो लोग अगर प्रीलिम्स का सोचते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी है, तो दे शुड डू आंसर राइटिंग। उनको आंसर राइटिंग करना शुरू कर देना चाहिए। हम लोग भी आपको डेली एक क्वेश्चन डाला करेंगे, एंड मैंने कुछ आंसर शीट्स भी मंगाई हैं, तो वो आई है घर पर, तो मुझे मंगानी पड़ेगी। यहाँ अभी मैं शिफ्ट हो गई हूँ इधर, तो मैं अपने आंसर्स भी जो एक्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में मैं क्या लिख के आई थी वो भी मैं शेयर कर दूंगी, जिसमें 170 है, 70 है, और जिसमें 172 है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो आंसर राइटिंग आपको जो है इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो। आंसर राइटिंग इज अ स्लो गेम, क्योंकि देखिए आपको एक दिन में आंसर लिखना नहीं आएगा। आंसर के अगर आप एस्से में अच्छे हैं तो शायद आप आंसर राइटिंग कर लेंगे, बट अगर आप बाकी स्टूडेंट्स की तरह हैं, साइंस अगर स्पेशली आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है ह्यूमैनिटीज के आंसर लिखने में, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स क्या होता है वो बहुत पॉइंट वाइज, मतलब आपको लिखना कम पड़ता है, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, और कभी कभी आप जो है सीधा उसको लिंकेजेस इतने अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो ये आपको आंसर राइटिंग इमिडिएटली करना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप फर्स्ट टाइमर हैं, या फिर आप मेंस में आपको जो है दिक्कत आई है, तो आपको आंसर राइटिंग साथ में करनी चाहिए। कब से शुरू करेंगे हम लोग? कल से शुरू करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे। आज तो ओरिएंटेशन है ही उसका। हाँ, तो आप लोग नॉलेज ट्वीट्स जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे अपडेट देते रहेंगे हम लोग। तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि यूट्यूब पे जाके बोलें, या फिर कुछ कहीं कुछ ग्रुप कभी ज्यादातर हम जूम पर ही करेंगे, नहीं तो हम टीम्स पर अपना वो बना लेंगे, टीम्स ऐप पर करेंगे। 67 का अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, मार्च में होना चाहिए एग्जाम, बट शायद डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन दी कोविड केसेस,
आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। ये तो एक अनफोल्डिंग इवेंट है, बट जो लेटेस्ट जो न्यूज था, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ी हैं अभी, कुछ हमारे ही प्रोबेशन की 4 बढ़ी हैं वैकेंसी। एंड बाय द वे मैं बता दूं कि प्रोबेशन अगर आप 67th आप करेंगे और आपको मौका मिलता है इंटरव्यू में जाने का, तो प्रोबेशन को भी अच्छी वरीयता दीजिएगा, अच्छी सर्विस है, आपको काफी टाइम मिलेगा। अगर स्पेशली आप आगे तैयारी करना चाहते हैं किसी और की, यूपीएससी की या कुछ और चीज की, तो प्रोबेशन को आप जो है अच्छी वरीयता दीजिएगा, क्योंकि हम लोग डीएम के अंडर काम नहीं करते हैं, हम लोग जजेस के अंडर में काम करते हैं। तो थोड़ा वर्कलोड उतना नहीं होता जितना बाकी लोगों को मिलेगा। बाकी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो रोहन, आपको कुछ सवाल था, आप पूछ सकते हैं। Hi ma'am, good evening. गुड इवनिंग। Congratulations for your selection and thank you for Thank having you. this session ma'am. Ma'am actually मैंने आपका LinkedIn प्रोफाइल देखा था, तो I saw कि आप 9+ years में कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप Yeah. रह चुके हो। I just wanted to ask कि आपका टाइम मैनेजमेंट जॉब के साथ कैसे हो पाता था मैम? और हाँ, एक जो तो बहुत मैंने बेसिक जॉब के साथ ही तैयारी की है। आई वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग। जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट, जो भी जॉब वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा इश्यू आता है, बट अर्ली मॉर्निंग अगर आप पढ़ाई करेंगे, मेरा यही था, मैं जल्दी सो जाती थी और सुबह शायद 3 बजे उठ करके मैं पढ़ाई करती थी जाने के टाइम तक। तो अर्ली मॉर्निंग प्लस आप लोग को बता दें हम कि ज्योत्सना मैम मशीन है, ये ओवर वर्क करती हैं, मतलब पढ़ाई भी ओवर स्टडी करती हैं, ओवर वर्क करती हैं। ये अपने आप को ऐसे हैबिचुएट कर लिए कि 3-4 घंटे सोएंगी, फिर भी ये एक्टिव रहेगी थ्रू आउट द डे, कुछ भी कभी भी करवा लो इनसे। तो ये है, लेकिन हाँ, ये सब हैबिचुएट करने से होता है, तो आप लोग भी इनकलकेट कर सकते हैं सब। नहीं मैम, कॉर्पोरेट का साइकिल थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि कभी कभी हाँ, लेट नाइट वियर्ड हो है, जाती है। बट टाइम मिल जाता है अगर आप टाइम निकाले ना। मैं यूजुअली क्या करती थी, मेरा स्टडी पैटर्न ये होता था, इवन अभी भी मेरे को ऐसी हैबिट हो गई है कि एक एक मिनट भी मेरे को मैं वेस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो अगर मैं चल भी रही होंगी तो मेरे कान में जो है कुछ लगा होगा और मैं कुछ पॉडकास्ट या कुछ चीजें सुन रही होंगी। तो इस तरह से आपको जो है हैबिचुएट करना पड़ेगा कि कंटिन्यूसली आप पढ़ाई के टच में रहें, कुछ ना कुछ जहां से भी, जैसे स्पेशली कम्यूटेशन टाइम पे अगर आप उस वक्त कोई लेक्चर सुन लें या पॉडकास्ट वगैरह सुन लें या करंट अफेयर्स करें, तो अच्छा मैनेजमेंट हो जाता है। कम्यूटेशन टाइम पे मैं बहुत इस चीज का फायदा लेती थी और मैं ज्यादातर अपने लेक्चर्स 1.5 स्पीड में सुनती थी। खुद भी मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस बनाए थे, मैं खुद अपने भी सुनती थी, अपने लिए मैंने बनाए थे। एंड 1.5 स्पीड पे या 2 स्पीड पे सुन के वो एक बड़ा टाइम मैं छोटे टाइम में कर पाती थी। तो अगर आप इस तरह से कर सकते हैं, स्पीड लिसनिंग, स्पीड रीडिंग कर सकते हैं, तो शायद आपके लिए बेटर रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। एंड मैम एक और कौन सवाल था कि जो अगर हम बीपीएससी को बिटवीन यूपीएससी सोच रहे, तो वो आप सजेस्ट करते हो क्या उसके लिए सही है? रोहन, मैंने भी 2018 का मेंस दिया था और 2018 में 65th दिया था। 2019 का भी मैंने मेंस दिया यूपीएससी का, और 2020 में यूपीएससी का मेरा फाइनल में इंटरव्यू तक गई थी। तो यूपीएससी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होंगे जीएस के, तब आपको एडिशनल जो है बिहार स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर्स का स्पेसिफिक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, कोई भी तैयारी अगर आप करें तो एक टाइम टेबल अगर होगा तो उसी टाइम टेबल बेसिस पर ही आपको जो है तैयारी कर पाएंगे। तो डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, आपको एक स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा टॉपिक्स के साथ और उनको आप अपने टाइम टेबल के स्केड्यूल में करिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक टाइम ही दें कि इस टाइम पे मुझे ये पढ़ना है। मेरा डेली टारगेट बेसिस सिस्टम होता था, मैं अपने आप को टारगेट्स देती थी कि कल मुझे इतना पढ़ना है और उतना मैं एट द एंड किसी भी तरह से मैनेज करती थी। अगर मैं किसी दिन बिजी हूँ और वो मेरा टारगेट मिस हुआ है तो संडे में मैं उस टारगेट को कंप्लीट करती थी। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे सेम टारगेट मैंने किया। तो डेली बेसिस पर आप अपने टारगेट्स दीजिए और वो कंप्लीट कीजिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी हैव, गुड इवनिंग।
एक्चुअली ना मन ये कर रहा था टाइम, मैम कि एक्सक्यूज मी, बस एक थोड़ा सा बात, ये ना 3 मिनट में ओवर हो जाएगा ये सेशन, तो हम फिर से नया लिंक जनरेट कर देंगे लिंक शेयर कर देंगे। और फिर आप लोग फिर से रीज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है? जिनको क्वेरी है, जिनका क्वेरी बाकी है, जिनका इश्यूज बाकी रह गया, वो लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा। मैं किसी जल्दी में नहीं हूँ, आप आराम से दोबारा रिज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज टाइम पीरियड इसमें 2 मिनट दिखा रहा है। तो एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हाँ। फिर लिंक दोबारा आपके साथ शेयर कर अच्छा, नहीं देंगे। जो बोल रहे हाँ। उत्तम प्री के साथ देखिए, हमेशा अगर आपको एग्जाम को टारगेट करना है और आप चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो आपका, तो हमेशा तैयारी इंटीग्रेट करके करनी चाहिए, प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ साथ में। इंटरव्यू में भी अच्छे कैंडिडेट्स छूट जाते हैं, और इंटरव्यू में मार्किंग कुछ लोगों का मैंने ऐसा देखा है, जो मेरे साथ सिलेक्शन हुआ था, जिनका 64th में और 65th में भी उनका सिलेक्शन हुआ है। 64th में 90 मार्क्स मिले थे इंटरव्यू में, और 65th में जो है 40 मार्क्स मिले इंटरव्यू में। तो आप किसी भी स्टेज को जो है डिस्काउंट नहीं कर सकते, किसी भी स्टेज में मतलब आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। हर स्टेज में आपको जो है तैयारी करनी पड़ेगी, और अगर आप एक इंटीग्रेटेड होकर तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए ही बेटर होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट ऐसे आता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, उसके शायद 15 दिन या 20 दिन के अंदर मेंस हो जाता है। तो अभी फिलहाल क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स का ही टाइम बचा है, तो आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, और डेली अगर आप एक आंसर भी लिखते हैं तो सफिशिएंट होगा। और अभी किसी का कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो हम दोबारा शेयर ना करें लिंक। मैम दोबारा शेयर करिए, थोड़ा नहीं एक दो नहीं, सवाल फिर हम पूछने के बाद। सपोज के बारे में बता देंगे ना, हाँ, रिटर्न तो मैसेज से। ठीक है, फिर हम लोग दोबारा शेयर करते हैं लिंक। आप एक बार दोबारा सब लोग कहाँ से, व्हाट्सएप ग्रुप से हैं क्या आप लोग, कि कोई टेलीग्राम से भी आया है? जी मैम जी। यस मैम। नहीं मैम, बस व्हाट्सएप से ही हम लोग। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आप ठीक है, तो हम वापस से लिंक जनरेट करते हैं, ठीक है? फिर रीज्वाइन कीजिएगा जी, ओके। एक यहीं पे जनरेट कर दो फोन से, और यहाँ पे शेयर कर दो साथ में। 1 मिनट है, लेस देन 1 मिनट है। नहीं ये खत्म होगा कभी। नहीं, इसे म्यूट